एंड वेलकम बैक टू एनालिसिस लॉ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अवॉइडेबल ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड एक और काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में, एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। नाउ एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर ने किसी भी व्यक्ति के साथ में ऐसे ट्रांजैक्शंस में एंटर किया है जो एक्सेसिव अमाउंट के हैं, जो हाईली एग्जॉर्बिटेंट प्राइस पर हैं। और ये यहाँ पर जो रेलेवेंट पीरियड होगा वो होगा 2 years फ्रॉम या प्रायर टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ CIRP। जैसे कि हमने अभी प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस में एंड अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शंस में, जो कि मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बनाया है, और उसमें आपको बताया था कि रेलेवेंट टाइम पीरियड हम देखेंगे कि वो रिलेटेड पार्टीज हैं या फिर नॉन रिलेटेड पार्टीज हैं। लेकिन एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के केस में हमें रेलेवेंट पीरियड यूनिफॉर्मली 2 years देखना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो रिलेटेड पार्टीज के रिस्पेक्ट में है या फिर नॉन रिलेटेड पार्टीज के रिस्पेक्ट में है। यानी कि अगर सेक्शन 50 के एसेंशियल्स फुलफिल किए जा रहे हैं यहाँ पे, तो उस केस में अगर वो 2 years के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं तो हम उसको एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी में डालेंगे। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक कॉर्पोरेट डेटर है और जिसने 10 करोड़ का लोन एक क्रेडिटर से लिया है। दिस इज अ कॉर्पोरेट डेटर एंड इसने एक क्रेडिटर जो कि इसका नोन है, इस व्यक्ति से 10 करोड़ का लोन लिया है और ये लोन इसने लिया है एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ से 25% पर एनम। अब यहाँ पे 25% पे लिया है, जबकि इस व्यक्ति को यही वाला जो अमाउंट है इसको 10% पर भी मिल सकता था। यानी कि इसने ये जो एक्सॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो प्राइस पे इसने एक्चुअली लोन लिया है या डेट लिया है, दिस इज समथिंग विच इज़ एक्सॉर्बिटेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, या यूजुअली जो मार्केट वैल्यू है या मार्केट रेट है वो ये नहीं है, उससे हाईली ज़्यादा अमाउंट पर अगर इसने या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया है तो उसको हम एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। अब आपका सवाल यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर का फ़ायदा क्या है। यहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर का फ़ायदा ये है कि कॉर्पोरेट डेटर अभी तक यही इसके दिमाग में क्या था जब ये ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहा था कि क्योंकि आगे जाकर इसकी जो कंपनी है वो लिक्विडेशन में जा सकती है, एंड लिक्विडेशन में जाने के बाद में हो सकता है इसने बहुत सारे क्रेडिटर्स से पैसा उठाया हो, तो हो सकता है कि इन दैट केस से इसके C1 क्रेडिटर है, एक C2 क्रेडिटर है और एक क्रेडिटर वो है जिसके बारे में अभी हमने बात की। सपोज दिस इज द पर्सन C3 जो इसका नोन पर्सन है, जिससे इसने 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो क्रेडिट लिया है। अब यहाँ पर ये पर्सन क्या करेगा, जब लिक्विडेशन होगा ना, तो उस केस में ये C1 को भी पैसा नहीं देगा, पहले ये C2 को भी ये पैसा नहीं देगा। अब इस कॉर्पोरेट डेटर के पास इस एग्जाम्पल में सपोज करो ही इज लेफ्ट विद ओनली से 5 करोड़ ऑफ 5 करोड़ रुपीज़। अब 10 करोड़ का इसने लोन लिया था, 5 करोड़ ही इसके पास है ओवरऑल देने के लिए, जितना ये पे कर सकता है अगर अलग अलग क्रेडिटर्स में बांटा जाए। लेकिन क्योंकि इसने तो एक्सॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिटर 3 से, जो उसका नोन था, उससे पैसे ले रखे थे, तो ये क्या करेगा कि सबसे पहले ये C3 को अप्रोच करेगा और उस व्यक्ति को 5 करोड़ रुपीज़ जो है, एक्चुअली अगर सपोज करो अगर 10% इंटरेस्ट पे लिया होता तो शायद कुछ और अमाउंट बन रहा होता, 5 करोड़ से कम बन रहा होता। लेकिन क्योंकि इसने 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है तो हो सकता है कि वो अमाउंट जो है वो 5 करोड़ तक पहुँच जाए। अब यानी कि 5 करोड़ तक या 4 करोड़ तक, यानी कि एक ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी बन गया है यहाँ पे इस C3 पर्सन को देने के लिए, जिसकी वजह से C1 एंड C2 इनको तो वो पैसा मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारा का सारा पैसा जो 5 करोड़ तक का जो अमाउंट, जो लिमिट थी, जो जितना इस पर्सन के पास था, वो सारा इसने C3 को पे कर दिया। एंड बाद में क्योंकि ही कॉर्पोरेट डेटर जो है ऑब्वियसली ये C3 के साथ कोल्यूशन में है, तो ये C3 से वो अमाउंट रिकवर कर लेगा क्योंकि इसने एक्सॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अपना जो डेट है वो लिया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कि ये कैसे प्रोसेस चलता है। नाउ एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में एक एक्सेप्शन भी है कि जहाँ पे ये डेट जो है ऐसे व्यक्ति से ली गई है जो फाइनेंशियल सर्विसेज से डील करता है, जैसे NBFC से। और अगर NBFC से इसने अगर कोई एक्सॉर्बिटेंट रेट पर भी अगर पैसा लिया है तो उस केस में इसको हम एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द ECT।
नाउ अब देखते हैं कि इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो अगेन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अगेन लिक्विडेटर अगर या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से पता चलता है कि इस तरीके के ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या तो रिस्टोर बैक करने के लिए कह सकती है कि भाई वो जो पोजीशन है वो वापस की जाए, जो पोजीशन पहले थी उसी में ही वापस लाया जाए, या फिर जो भी डेट ऑलरेडी क्रिएट की गई थी उसको सेटिसाइड किया जाए, या फिर उस ट्रांजैक्शन की टर्म्स को मॉडिफाई किया जाए, या फिर किसी भी व्यक्ति को जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हैं उनको वो अमाउंट रीपे करने के लिए कहा जाए, या फिर कोई अगर सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था तो उस केस में require any security interest that was created as part of that has to be relinquished in favor of the resolution professional और liquidator, यानी कि liquidator या फिर resolution professional के रेस्पेक्ट में या उनके लिए या उनके फेवर में उस पार्ट को रेलिंक्विश कर दिया जाए। रेलिंक्विश में मीन्स उसको छोड़ दिया जाए, वो अमाउंट को अलग कर दिया जाए जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को या फिर लिक्विडेटर को पे किया होना चाहिए। सो आई होप आपको इन वीडियोस से अवॉइडेबल ट्रांजैक्शंस के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। फॉर द टाइमिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।